सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अपूर्वा। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी शंखनाद के साथ ही मिल्कीपुर का रण सज चुका है। बीजेपी लोकसभा के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए चुनावी रण में है, तो वहीं दूसरी ओर सपा लोकसभा के नतीजे से लबरेज जीत के लिए ताल ठोक रही है। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा से सबक लेकर जीत के लिए अभेद्य चुनावी चक्रव्यूह रचा है। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है कि मिल्कीपुर से बदलापुर किसका घमंड होगा चकनाचूर। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, साथ ही 8 फरवरी को मतगणना होगी। नतीजे 8 फरवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। वोटिंग की डेट सामने आने के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। इस सीट पर पूरे सूबे की नजरें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस प्रतिष्ठित सीट की कमान संभाली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी अपने सभी पेंच कसे हुए हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीट में से 6 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अयोध्या सीट पर मिली हार का बदला इस बार मिल्कीपुर सीट को जीतकर लिया जा सके। उधर सपा ने भी उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा ने मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। दरअसल पिछली बार ही यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से उपचुनाव नहीं हो सका। लेकिन अब चुनावी दंगल पूरी तरह से सज चुका है। ऐसे में सवाल भी कई सारे उठते हैं कि क्या अवधेश के लाल बीजेपी के सामने होंगे बेहाल? नाक की लड़ाई क्या मिल्कीपुर पर आई है? राम की नगरी में क्या फिर से लहराएगा भगवा? मिल्कीपुर का रण कौन होगा नंबर 1? महाराज का महाप्रचार किसकी होगी जय जयकार? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं एक एक करके सुनते हैं, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहां की देवतुल्य मतदाता, वहां की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। उसका उस समय भी लोगों ने घोषित किया, स्वागत किया, और पूरी तरह से महान जनता, लोकतुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं जिताने के लिए। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहाँ कैंडिडेट को, उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको जिताएंगे। क्या लग रहा है इस बार? अरे घोषणा हो गई, जीत जाएंगे। तो कई तरह के सवाल भी अब शुरू हो गए हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अवधेश के लाल बीजेपी के सामने बेहाल होंगे? नाक की लड़ाई क्या मिल्कीपुर पर आई है? इंडिया न्यूज कह रहा है कि राम की नगरी में क्या फिर से लहराएगा भगवा? मिल्कीपुर का रण कौन होगा नंबर 1? महाराज का महाप्रचार किसकी होगी जय जयकार? आज की बड़ी बहस में इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आज की बड़ी बहस इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द होगी। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे आज के मेहमानों का, एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल गहलोत, नेता बीजेपी। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी आपका बहुत स्वागत है, प्रवक्ता सपा है। राजेंद्र सागर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो शुरुआत है पंकज जी मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा सीट जब से अस्तित्व में आई है, तब से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। सपा ने जब लोकसभा चुनाव यहां से जीता, उसके बाद एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि अयोध्या ने बीजेपी को हरा दिया है। क्या वो नैरेटिव अब आगे काम करेगा, या बीजेपी अब उस हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से लबरेज नजर आ रही है? देखिए, ये मिल्कीपुर विधानसभा जब से बनी है, ये आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी रही है उनका गढ़ रही है।
और तीसरी बार यहाँ आजादी के बाद तीसरी बार ये उपचुनाव होने जा रहा है। और जिस तरह से पिछली बार अवधेश प्रसाद ने ये सीट जीती थी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और वो अब वर्तमान में वो सांसद चुन लिए गए, उन्हीं के इस्तीफा देने के कारण ये सीट खाली हुई रिक्त हुई है। और इस पे जो है वहाँ अजीत प्रसाद जो उनके बेटे हैं, उन्होंने अपना उसको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन भाजपा के लिए ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या राम की नगरी में चुनाव हार गई, इसलिए लोकसभा का चुनाव 2024 का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए 9 सीटों पे, उसमें 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की। और कुंदरकी जैसी सीट पे जहां मुस्लिम बाहुल्य है, वहां भी विजय पताका लहराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये भी आप जान लीजिए। और वहां के जो जातिगत समीकरण है, जो आपके मिल्कीपुर विधानसभा के, उसको अगर नजर डालें, 3,24,820 मतदाता है, जिसमें 60,000 ब्राह्मण है, 55,000 यादव है, 55,000 पासी है, 50,000 दलित है, 30,000 मुस्लिम है और 25,000 राजपूत हैं और अन्य जातियां हैं। तो इस तरह से वहां अगर समीकरण की बात करें तो उन अगर समीकरण को देखें, और जिस तरह से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका की बात बीजेपी करती है, अगर ये समीकरण ठीक रहे तो ये निश्चित मान के चलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और योगी आदित्यनाथ ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वो कई बार वहां का दौरा कर चुके हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ये निश्चित रूप से हो जाएगा। 6 मंत्रियों को वहां लगाया गया है सीट को जीतने के लिए। और अयोध्या में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए ये सीट बहुत प्रतिष्ठा परक है, इसलिए बिल्कुल पंकज जी, एक चीज और ये सीट पे विजयश्री प्राप्त की जाए। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, उसके बाद मैं सीधे बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। देखिए साख की बात तो दोनों दल के लिए है, और सीधी लड़ाई यहां पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। दोनों ही दलों के लिए दलित और पिछड़ा वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्या इस बार के इस उपचुनाव में दोनों ही दल पिछड़ा और दलित वोट बैंक को क्या पकड़ के रख पाएगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती दोनों ही दलों के लिए, मैं मानती हूँ। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की बैड इमेज पे ध्यान देते हुए ये गुजारिश की अपने नेताओं से कि पार्टी की बैड इमेज को नेताओं के जनमानस के बीच में सुधारें, और उन्होंने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वो खुद जानते हैं कि अगर बैड इमेज रही तो जनमानस 2027 के चुनाव में भी उनको पराजय दिखा सकता है। और जिस तरह से दलितों की बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है कि जब जब उसकी सरकार बनी, 4 बार सरकार बनी है, चाहे मुलायम सिंह यादव जो उसके संस्थापक अध्यक्ष थे उनके दौरान, चाहे अखिलेश यादव की 12 से 17 के दौरान, जिसमें 815 दंगे हुए। तो ये भी जनमानस ने देखा, और दलितों का जिस तरह से उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ, ये जनमानस ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दलितों के लिए काम किया हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के 5 स्मारक बनाने का काम हो, चाहे अन्य काम हो, तो ये भी लोगों ने देखा है। तो इसलिए ये मान के चलिए, और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में जो वीपी सिंह की सरकार थी 1990 में, उसके समर्थन से सरकार चल रही थी, तभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी जनमानस देख रहा है। अब समीकरण किस ओर बैठते हैं, लेकिन यह है कि पुरजोर स्थिति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है, निश्चित रूप से मान के चलिए तो ये जनता जनार्दन है, जनता किस ओर वोट करती है। लेकिन प्रबल संभावना इस बात की दिखाई दे रही है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। ठीक है, चलिए सीधे रुक करते हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपका। अब तक मिल्कीपुर में देखा जाए तो सपा का एक छत्र राज रहा है। इस बार क्या चुनौती को आप कड़ा मान रहे हैं, या इस बार आपको क्या लग रहा है कि जो समीकरण है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव के बाद? देखिए अगर आप इसको देखें तो लोकसभा का जो चुनाव है इस जगह का वो समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। तो कहीं ना कहीं वहां का जो मतदाता है वो समाजवादी पार्टी में विश्वास रखता है। और इस लोकसभा के अंदर 4 विधानसभाएं हैं। उन 4 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं अक्सर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रही, और 2 विधानसभाएं जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास रही। 50-50 वाला रहा है। हाँ, मतलब बराबर की लड़ाई अयोध्या के जो अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पे रही है। और जो कारण अगर मैं प्रमुखता से देखूं कि समाजवादी पार्टी क्यों जीती या आगे जीतने की संभावना क्यों बनती है, उसका कारण ये है कि जो अयोध्या के बाहर की जनता थी वो वोट कर रही थी अयोध्या के नाम पे कि वहां पे राम मंदिर बना है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक योगदान है, और उसके नाम पर जो है वो
अयोध्या के बाहर के जो लोग थे वो उस पर वोट कर रहे थे। लेकिन जो अयोध्या की जनता थी, जो लोग वहां रहते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से प्रभावित थे। उनकी जमीनें ली गई। अब जिसका आपने घर लिया, जिसकी जमीन ली मंदिर को एक्सपैंड करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, दुकानें बनाने के लिए, किसी भी वजह से, लेकिन आपने उसको मुआवजा नहीं दिया, या दिया तो उसको बहुत कम मुआवजा दिया। तो जिसका घर उजड़ गया, जिसका सब परिवार जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया, तो वो राम मंदिर नहीं देखेगा। वो देखेगा साहब मेरा घर तो उजाड़ दिया, अब राम मंदिर बनाया या नहीं बनाया उससे उसको लेना देना नहीं। वो देख रहा है कि भाई साहब मेरा घर तो उजाड़ दिया आपने, तो मैं आपके खिलाफ वोट डालूंगा। या जो प्राचीन काल के बहुत से मंदिर थे, बहुत पुराने, जिनका बहुत महत्व था, लोगों की उससे आस्थाएं जुड़ी हुई थी, वो भी तोड़े गए। तो कहीं ना कहीं जो अन्य लोग थे जो सीधे तौर पे इस से प्रभावित हुए थे, वो कहीं ना कहीं उस चीजों से प्रभावित हुए, और उसका एक नतीजा निकला कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वहां जीतने में और अपना जो वहां वर्चस्व है उसको बरकरार रखने में कामयाब रही। अब देखना यह है कि जो आने वाला चुनाव है, यदि अगर उसमें जनता को वोट डालने दिया जाएगा ठीक तरीके से, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से वहां जीत जाएगी। चलिए ठीक है, अतुल गहलोत जी आपका रुख करती हूँ। इस बार भाजपा के चुनावी मुद्दे मिल्कीपुर में क्या रहने वाले हैं? क्या जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक पीडीए फैक्टर चल रहा है, तो वहीं अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का भी एक राष्ट्रवाद वाला जो फैक्टर है वो हमें कई बार क्या हर बार ही चुनावों में हमें वो चीज देखने को मिली है। और जैसा कि अभी आपने मेजर आशीष जी को भी सुना कि राम मंदिर का जब निर्माण किया गया तो उसकी वजह से कई लोगों के घर तोड़े गए। वैसे में जिनके घर टूटे हैं वो राम मंदिर नहीं देखेंगे, वो अपने घर की स्थिति देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी बीजेपी के लिए उलट हो गई, बैकफुट पर आ गई बीजेपी अयोध्या में। तो इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और किस तरह से दलित वोटों को लेकर आपका समीकरण बैठेगा? अपूर्वा जी, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रचंड बहुमत से जीत रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लाल टोपी वाले लोग थे उनके कारनामे बहुत काले थे। इस चक्कर में वहां की जनता, अयोध्या की जनता इनसे बहुत त्रस्त है। वहां का एक सपा का नेता था मोइन खान, उसने नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना की गई, उसने रेप किया, और इनके जो वहां के सांसद हैं, तत्कालीन सांसद, उसका बचाव कर रहे थे कि उसने नहीं किया। अरे शर्म आनी चाहिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ आपका एक सपा का नेता रेप की घटना कर देता है। और मैं पूछना चाहता हूं, हम राम को मानने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ लोग बाबर की मानसिकता वाले लोग हैं। ये बाबर की मानसिकता अयोध्या में नहीं चलने वाली। और रही कि हम मिल्कीपुर को कैसे जीतेंगे, हमारा बूथ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पन्ना प्रमुख पूरे निष्ठा से लगा हुआ है। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जैसे हमने कुंदरकी में कमल खिलाने का काम किया, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता, ऐसे ही हम अयोध्या में कमल खिलाने का संकल्प लेते हैं और कमल खिलेगा। और रही सपा की बात, अयोध्या की जो जनता है, अभी मेजर साहब ने प्रश्न उठाया कि वहां की जनता त्रस्त है। अरे वहां की कोई जनता कोई त्रस्त नहीं है, वहां के लोगों को रोजगार मिला है। जिसका भी मकान गया है या कुछ भी गया है, उचित रूप से मुआवजा दिया गया है। ऐसा कोई विषय नहीं है कि वहां की जनता त्रस्त है कि वहां की जनता की भाजपा को पछाड़ देगी। यहाँ की जो जनता जो त्रस्त है ना उत्तर प्रदेश की, वो सपा से त्रस्त है ना कि भारतीय जनता पार्टी से। आप 9 सीटों पर चुनाव लड़े, उपचुनाव 2 सीट जीत पाए। अरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 7 सीट हमने जीती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता भाजपा को आशीर्वाद देना चाहती है। और रही अयोध्या की बात, हमने अयोध्या में एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है और वहां की जनता ने इस विकास के मॉडल को स्वीकारा है। वहां की जनता अच्छी तरह जानती है कि यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो यह राष्ट्रवाद का उदय होगा, यहाँ दूसरी पार्टी जीतती है तो बाबर के विचारों का उदय करने का काम वहां के लोग करेंगे। बच्ची नहीं सुरक्षित रहेंगी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ना ही छोटी बच्ची भी सुरक्षित रहेंगी। जैसा आपने देखा है, सपा का जो चरित्र है, बहुत काले कारनामे कर चुके हैं। ये इनकी लाल टोपी भले ही हो, पर इनके जो कारनामे हैं वो बहुत ही काले हैं। और ठीक है। अयोध्या की जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी, जैसा कि मुझे विश्वास है। चलिए ठीक है, अतुल जी लौटूंगे मैं आपके पास। राजेंद्र सागर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस।
राजेंद्र सागर जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल्कीपुर को लेकर बन रहा है और जब से ये सीट अस्तित्व में आई है उसके बाद से, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, पहली बार इतनी ज्यादा चर्चा में रही है। सपा और कांग्रेस की ओर से जिस तरह से बाबा साहब का कथित तौर पर अपमान किया गया है, जो आरोप आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर लगा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा या यूं कहे कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए है इस बार मिल्कीपुर चुनावी मैदान में। इसे किस तरह से बीजेपी इस्तेमाल करेगी, ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन कितना बड़ा मुद्दा ये कांग्रेस के लिए भी बन जाता है अगर मिल्कीपुर में बीजेपी इन तमाम चीजों को भुना देती है तो। देखिए अपूर्वा जी, ये लोग जिस तरीके के सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो अब सपने पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि हर सनातनी जान गया है कि हमारे धर्म और हमारी आस्था को किस तरीके से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो अब समझ चुके हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, तो मिल्कीपुर में 3.5 लाख से ऊपर वोटर है, जिसमें 45% वोटर एससी समाज से आता है और लगभग जो है कहना चाहिए 20% वोटर जो है वो बैकवर्ड से आता है। तो कुल मिलाकर 65-70% जो वोटर है वहां, वो बाबा साहब का अनुयायी है, बाबा साहब को अपना भगवान मानता है। और ये इन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की थी और जो अंदाज था संसद में टिप्पणी करने का, समझे, तो वो आज किसी के भी गले नहीं उतरेगा। सारे दलित और बैकवर्ड और महिलाएं उन्होंने अच्छे से समझ लिया है कि जिस तरीके से इनके नेता आए दिन महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे वो दिल्ली में विधूरी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम इनके नेता जिस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, तो सबने मन बना लिया है। ये इनका एक जो समझ है कि इस समय जो है कुंभ चल रहा है, महाकुंभ में हम अगर ये चुनाव होगा तो हम जीत लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सनातनी हिंदू धर्म के लोग सब समझ चुके हैं कि बीजेपी हमारा लगातार इस्तेमाल कर रही है, हमारे धर्म का इस्तेमाल कर रही है। हम बिल्कुल भी धर्म और राजनीति को अलग रखेंगे। हमारी श्रद्धा है, हमारे पूर्वज धर्म देके गए, हमारी धर्म में आस्था है, हम धर्म को राजनीति से कतई नहीं जोड़ेंगे। अगर जोड़ रहे होते तो अयोध्या की सीट ये नहीं हार रहे होते। जिस तरीके से ये अयोध्या की सीट हारे, उसी तरीके से मिल्कीपुर हारेंगे। और इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी है वो एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है और बड़ी जीत। ठीक है, चुप जाइए, चुप जाइए, खेलने के लिए जाते हैं, सर नहीं आती आपको बाबा साहब की बात कर रहे हो। अरे बाबा साहब ने इस्तीफा दिया है, तो कांग्रेस ने प्रचार किया था, पहली बार पहले एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, आपसे तू मैं करने से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आपसे तू मैं करने से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अतुल जी, राजेंद्र जी, हर सनातनी हर धर्म को मानने वाले राम का स्तुति कोई नहीं करती आपकी पार्टी ने। आपको कोई खरीदेगा आप खरीदेंगे राम नहीं है, आपको राम नहीं, शर्म आनी चाहिए। राम हर किसी के है। राम भारत की जनता ने आपको दिखा दिया है ना, अब कांग्रेस खत्म हो गई है, सीट नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट बना रहे हैं, आपको दंड दिया है, राम का बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं आपने राम को अलग करा है, सिया राम को आपने अलग करके आपको दंड मिला है और राम जी को आपको भगवान श्री राम का। चलिए ठीक है, एक मिनट अतुल जी, राजेंद्र जी, ठीक है। देखिए सर, अब आपसी तू मैं करके हम किसी कंक्लूजन पे नहीं निकलेंगे, आपसी तू मैं करके किसी कंक्लूजन पे नहीं निकलेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। अतुल जी, राजेंद्र जी, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए सर, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। राम सबके हैं, आपने सिया राम को अलग करा, राजेंद्र जी, राम तो सबके ही हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐसे चुनाव के दौरान ही राम क्यों याद आते हैं? आप मुझे अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जब आपने ये मुद्दा उठाई दिया है तो आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर क्यों राहुल गांधी को चुनावी नतीजों के दौरान, चुनावी जनसभाओं के दौरान वाराणसी जाना होता है, उज्जैन जाना होता है, उससे पहले राम क्यों नहीं याद आते हैं?
अब देखिए, अब ये मुद्दा अगर आप उठाएंगे तो फिर आप ही खुद इसमें उलझते चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। और ये हमारी आज की डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, डिबेट का टॉपिक ही नहीं है राजेंद्र जी, डिबेट का टॉपिक ही नहीं है। चलिए ठीक है, पंकज रस्तोगी जी आपका रुख करती हूँ अब। ठीक है राजेंद्र जी आप प्रवक्ता मत बनिए, आप एंकर है, एंकरिंग। अरे मैं प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ सर। अब कोई अगर बात मुद्दे की कर रहा है तो आप उसको बीजेपी का प्रवक्ता बना देते हैं, ये तो कोई मतलब नहीं रहा। हमने तो वही चीज देखी है ना, हमने तो जो चीजें देखी है वही आपके सामने हम रख रहे हैं। इससे पहले तो आपकी ही पार्टी राम के अस्तित्व को नहीं मानती थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चुनाव आते हैं आप राम के दर पे नजर आने लगते हैं। ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे, इनके सर्टिफिकेट से हम नहीं अपने भगवान को मानेंगे। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, ये मुद्दा ही नहीं है हमारी आज की डिबेट का। हम मिल्कीपुर पर फोकस कर ले, मिल्कीपुर पर फोकस कर ले। एक मिनट सर, ये इनका पेटेंट नहीं है, हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, हम वो सबके आराध्य हैं राजेंद्र जी। किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो आपके भी आराध्य हैं और मेरे भी आराध्य हैं। ये बीजेपी नहीं देखेंगे, ये अरे चलिए सर, अब ठीक है अतुल जी, राजेंद्र जी सर प्लीज अब थोड़ा सा अब शांत होना पड़ेगा सर। अब आप दोनों को थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। बाकी पैनलिस्ट से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर आपसी देखिए, आपसी तू मैं करके कुछ नहीं होगा ना, चुनावी मैदान यहाँ पे थोड़ा ना सजा देना है। चलिए ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र जी ठीक है। पंकज सर प्लीज मुझे पंकज जी से सवाल ले लेने दीजिए। पंकज जी, अगर बात यहाँ पर रणनीति की कर ली जाए, मिल्कीपुर सीट पे सपा वर्सेस बीजेपी है, तो क्या इस बार लग रहा है समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फैक्टर काम करेगा या बीजेपी का राष्ट्रवाद वाला फैक्टर? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने बहुत सेफ साइड वो खेलते हुए अपने बेटे अजीत प्रसाद को उन्होंने मैदान में उतारा है, ये जानते हुए कि पिछड़ी जातियां इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहती हैं, बहुत सेफ साइड उन्होंने यहां पर खेला है और वो तमाम चीजों पे नजर भी बनाए हुए हैं। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, भारत सनातनियों का देश है और यहाँ 80% आबादी हिंदू आबादी रहती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा पे चलने वाली एकमात्र पार्टी है। और दूसरी बात, जिस तरह से वहां पर समाजवादी पार्टी के मोइन खान और राजू खान ने एक 13 साल की लड़की को गर्भवती करने का काम किया, उसके साथ बलात्कार किया, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरोप लगाया था कि उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, डीएनए टेस्ट में भी ये बात परिलक्षित हो गई। उसके बाद अखिलेश यादव चुप हो गए। तो वहां की जनता, मिल्कीपुर की जनता ने यह भी देखा है और इंडी गठबंधन के लोग ने जिस तरह से भगवान राम को काल्पनिक बताया था, और आज वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है, उसके 1 साल पूर्ण हो चुके हैं। अब ये पहले साल 22 जनवरी को पहला साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, भारतीय जनमानस ये सब चीजों को देख रहा है और वहां की दलित आबादी, दलितों को मालूम है कि दलितों का हित संरक्षण जितना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है उस और कोई दल के द्वारा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, पिछले बार के लोकसभा चुनाव में झूठ का नैरेटिव फैलाकर इंडी गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, उन्होंने झूठ का नैरेटिव फैलाकर जिस प्रकार से जनमानस ने नकार दिया। और देखिए, 9 सीटों के उपचुनाव में कुंदर की सीट में क्या हुआ, जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां लोगों ने कमल खिलाने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी को तो नसीहत देने का काम किया है लोगों ने, और विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय ने। तो इस तरह की बात करना, और निश्चित रूप से मान के चलिए, अवधेश प्रसाद की जहां तक बात है, अवधेश प्रसाद भी जो है, राजू खान हो चाहे मोइन खान हो, जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनका संरक्षण करते दिखाई दे रहे थे, वो भी जनमानस ने देखा है। तो ये भी जान के चलिए, अवधेश प्रसाद के सीट छोड़ने से उन्होंने अपने बेटे को टिकट देने का काम किया है, मतलब एक पारंपरिक अपने पुत्र को देने का काम किया जो परिवारवाद की राजनीति को परिलक्षित करता है। तो ये मान के चलिए, इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ वहां बराबर कमान संभाले हुए हैं, उस सीट का नेतृत्व भी योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने हाथों में ले रखा है। उनके कई बार दौरे हो चुके हैं, अभी 8 तारीख को उनका दौरा है, 10 तारीख को दौरा है, और जिस तरह से वहां पर तमाम विकास के कार्य करना और जिस तरह से उन्होंने जो कार्य किए हैं वो भी जनमानस देख रहा है। तो इस बार मान के चलिए, और 6 मंत्री लगाए गए, तो ये भी मान के चलिए जनमानस इन सब चीजों को देख रहा है। अयोध्या में जिस तरह से झूठ का नैरेटिव फैलाकर भगवान की राम की नगरी में जिस तरह से वहां पर इन्होंने सीट तो जरूर जीत ली भगवान राम की,
तो भगवान राम ने भी ये दिखा दिया कि तुम लोग हमको काल्पनिक कहते थे, आज तुम भगवान राम की माला जपते जपते नहीं मानते हो, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, ये लोग भगवान राम का नाम लेते लेते नहीं थकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे जनरल ठीक है। पब्लिक के बीच में हो। ठीक है, तो ठीक है। भगवान राम ने भी ये दिखा दिया कि तुमको मैंने इसलिए जिताया कि तुम भी कम से कम भगवान राम का नाम लो, हमको काल्पनिक बताने वाले लोग इस बार मान के चलिए जनता इनको धूल धूर्षित करेगी। और कांग्रेस के तो युवराज राहुल गांधी को देख लीजिए, जो उल्टा रामनामी पहनते हैं, उल्टी रामनामी पहन के मंदिरों में जाते हैं, ये भी जनमानस ने देखा है। तो उनका किस तरह का नेतृत्व है ये भी जनमानस जानती है, किस तरह की उनकी भक्ति है ये भी जानते हैं लोग। बहुत जो अच्छी ईमानदार बात चलिए, नहीं ठीक है, जनता ठीक है को पंकज जी, ईमानदारी से बात रखो। एक मिनट राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, बहुत ईमानदारी से आप बात रख रहे हो। दिखाई दे रहा है। आप बहुत ईमानदारी से बात रख रहे हैं, आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं। पत्रकार का काम यही होता है, ईमानदारी के साथ बात रखना। आप वाकई बहुत ईमानदारी से बात रख रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए अभी जिस तरह बता देता हूं मैं से, आपको। एक मिनट, अभी जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि एक पूरी टीम वहां पर तैयार कर दी गई है, कुछ डेटा कुछ फैक्ट्स हम भी आपको बता देते हैं कि देखिए भाजपा ने मिल्कीपुर सीट के लिए 6 मंत्रियों की टीम तैयार कर दी है। 2 भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं, कृषि मंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री और चुनाव प्रबंधन के अनुभवी जेपीएस राठौर, खेलकूद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव, राज्य मंत्री सुनील शर्मा और मयंकेश्वर शरण सिंह को वहां तैनात कर दिया गया है। तो एक पूरी टीम बीजेपी ने वहां पर सेट कर दी है। लेकिन अब बात अगर समाजवादी पार्टी की करें, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, बात समाजवादी पार्टी की करें तो अब तक किसी बड़े नेता की वहां पे कोई रैली नहीं हुई है, कोई दौरा नहीं हुआ है, खुद अखिलेश यादव भी वहां पर नहीं गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी जीत से इतनी ज्यादा आश्वस्त हो गई है, ओवर कॉन्फिडेंट में आ गई है कि अब ये लग रहा है कि वहां पे किसी तरह की रैली और चुनाव प्रचार प्रसार की जरूरत ही नहीं है? देखिए अभी चुनाव की डेट आई है तो अब निश्चित रूप से सारे जो पार्टी के नेता हैं वो लोग वहां जाएंगे और जनता तो पहले ही वहां देख रही है कि वहां हो क्या रहा है। अभी बात हुई बाबा साहब अम्बेडकर की, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जिन्होंने कहा कि मैं एक समुदाय से आता हूं और छोटी जाति से आता हूं, इसलिए योगी आदित्यनाथ मुझे मिलने का समय नहीं देते हैं। ये तो भाजपा के ही सांसद का बयान है खुद। वहीं आशीष पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने, वो तो उनकी उसका सरकार का हिस्सा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा कि भाई कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है इस सरकार में, वो तो खुद सरकार में शामिल है। और एक और विधायक हैं कोई गुर्जर करके, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने भी कहा कि कितना रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जो इस सरकार में चल रहा है उसको ये उजागर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हैं। सिर्फ हमारे कहे पे ना जाए, जब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कह रहे हैं तो जनता वो भी तो देख रही है। जहां तक रहा सवाल मोइन खान का, तो लोगों की जानकारी में शायद है या जानबूझकर जो है उस चीज को छुपाना चाह रहे हैं कि मोइन खान पे जो इल्जाम लगाया गया था, उनके डीएनए टेस्ट में वो चीज साबित हो गई कि उनका उसमें कोई रोल नहीं था। ये बात स्पष्ट हो गई, मोइन खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठी कहानी रची थी और जितने लोग यहाँ बोल रहे थे, उनको ये तो पता होना चाहिए कि मोइन खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव था, उनपे झूठा आरोप था। तो वहां वो भी बात खत्म हो जाती है। और रहा बात महिला सुरक्षा का, तो जो भी व्यक्ति अभी डिबेट देख रहा है, अपने सबके पास स्मार्टफोन है, अपने गूगल पे उस पे लिखे कि देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध किस प्रदेश में होता है, उसको जवाब मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश। मेरे कहे पे मत जाइए, सबके पास स्मार्टफोन है, इस्तेमाल करिए। तो महिलाएं वो भी देख रही हैं। और किस तरह अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया था भरी हमारी संसद में, तो हर एक व्यक्ति ने ये भी देखा कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर का कितना सम्मान करते हैं। उस चीज को लेकर पूरे प्रदेश में, कहीं कहीं तो देश में पूरे जगह विरोध प्रदर्शन हुए भाजपा के खिलाफ। तो भाजपा, देखिए ये चुनाव है राम को वाकई से दिल से मानने वाले और राम को बेचने वालों के बीच। अब जनता को चुनना है कि हमें राम को मानने वालों के साथ जाना है या राम को जो बेचने की कोशिश करते हैं उनके साथ जाना। तो आने वाले समय में धीरे धीरे आप देख लेंगे, आप जनता डिसाइड करेगी कि वो राम को मानने वालों के साथ जाती है या राम को बेचने वालों के साथ जाती है। अतुल गहलोत जी, सीधे निशाना बीजेपी पर। जी, अभी मेजर साहब कह रहे थे कि महिला सुरक्षा की बात, अरे मैं पूछना चाहता हूँ, कन्नौज के जो कनपटिया गांव में वो नवाब यादव जो सपा का नेता था, वो नाबालिग बच्ची के साथ रेप में नहीं पकड़ा गया था?
वो वो तो आप ही सपा की का नेता पार्टी नहीं है था। ना, जो सपा में नहीं है, ये भी तो नवाब बताइए, यादव वो सपा नहीं में था, नहीं है। क्यों नहीं था वो? आपको था, एक मजेदार अखिलेश बहुत यादव ने मजेदार बचाव बात किया बताता उसका। हूँ मान्यवर। उसने अभी चंदन आपकी सिंह पार्टी की एक महाविद्यालय मजेदार में बात आपको मैं बता दूं, नाबालिग बच्ची के आपकी साथ रेप पार्टी किया की उसने, महिला अध्यक्ष ने उसके खिलाफ खुद पॉक्सो सुब्रत एक्ट में पाठक पे कार्रवाई आरोप की गई। लगाया कि आप ये गलत बोल सालों रहे से हो, मेरा आप शोषण सही कर बोलो रहे हैं, आशीष जी। और वो जाती है थाने, क्या और वो मोहित तो खान महिला सपा का नेता नहीं था? अरे हमने बिल्डोजर अध्यक्ष है चलाने का महिला काम किया उसके घर पे। प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है। जो नाम भी गलत बता दूं करेगा उसको उत्तर आपको, प्रदेश में, वो उनको मैं उसका गलत व्यक्तिगत रूप करेंगे, से हम भी गलत जानता हूँ, कहेगा, उनने तो और सुब्रत जो पाठक जिस को भी भाषा नहीं में जानता, समझेगा लेकिन आप हम लोगों ने उस तो भाषा उनको में कुछ भी नहीं किया। समझाएंगे। सुब्रत पाठक ये को योगी बताते हैं, आदित्यनाथ की अरे सरकार है, भारतीय जनता कोई पार्टी में माओवाद तो की भरे मानसिकता पड़े हैं वालों की सरकार बलात्कारी। नहीं है। अरे भाई साहब, आपकी पार्टी में बलात्कारी भरे पड़े हैं, किसको नहीं आपकी पता पार्टी है? में आपको बलात्कारी, ऑफिशियल क्या डेटा कन्नौज निकाल में सपा लीजिए, नेता नहीं था ऑफिशियल नवाब डेटा यादव? निकाल लीजिए, क्या मोहित वेबसाइट खान से मिल सपा जाता नेता है। नहीं था? मैं यूं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आप वेबसाइट पे जब कोई चुनाव अरे लड़ता है वेबसाइट की तो बात वो छोड़िए, अपने आपके खिलाफ जितने मुकदमे आपके होते हैं उनका स्वर्गीय ब्यौरा देता है। आदरणीय इसमें देख लीजिए, नेताजी बलात्कारी कहते सबसे थे ज्यादा भारतीय कि जनता उनसे पार्टी में है। पूछा गया अगर मीडिया ना के हो तो द्वारा झूठे मार कि लेना मेरे सर पे, बलात्कार के विषय में अगर तो उन्होंने ना कहा हो तो कि झूठे बच्चों मार से लेना गलतियां मेरे हो सर पे। जाती है। अरे मैं आपके तो बता तो रहा हूँ, नेताजी का ये भारतीय बयान जनता था या पार्टी नहीं में था? सबसे ज्यादा बलात्कारी हैं। आपके ये नेताजी तो का बयान फैक्ट है था ना, या नहीं था? आप इसको छुपा तो नहीं, इसको आप छुपा तो नहीं सकते। ये फैक्ट तो यही है कि आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी हैं। नहीं, ये तो चुनाव आपके आयोग के नेताजी पास ने डेटा बयान है दिया आपकी था नहीं पार्टी कि का। बच्चे आप हैं, कैसे गलतियां बोल हो रहे हैं जाती महिला है। सुरक्षा अरे की बात कर गलतियां रहे होती है हैं? आप बलात्कार कैसी करना, बातें कर अरे रहे हैं? शर्म और आनी जिस चाहिए। कन्नौज की आप बात कर रहे थे, मैंने बताया ना, आप ही की महिला अध्यक्ष ने सुब्रत पाठक पे इल्जाम लगाया कि सालों से नहीं मेरा किया, शोषण किसी ने चल रहा है। आरोप नहीं वहां पे लगाया, आपकी कोई सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे आपकी तो भारतीय हमारे जनता कोई पार्टी में संज्ञान जो में कोई मुद्दा आया था, ही नहीं आप पार्टी का ऐसा बनारस की मामला घटना कुछ ले भी। लीजिए, 3 भाजपा के नेताओं ने मिलकर एक लड़की का बलात्कार किया, उसकी हत्या की, किसी नेता ने कुछ बोला? भूल आपने जाते कुछ बोला? हैं तब आप जो लोगों ने बोला आपकी समाजवादी सरकार को पार्टी की बचाने जो की लगी थी। मानसिकता है वो आपके चलने विधायक को वाली माला उत्तर चलिए प्रदेश ठीक में है, नहीं ठीक है, है। उत्तर ठीक है। प्रदेश की अतुल जी, जनता ने अतुल जी, इनको अतुल सबक जी, सिखाने का काम अतुल जी, किया है। एक मिनट सर। ऐसा और- कौन औरत होगी जो ऐसी और पार्टी 2027 जो में बलात्कारियों को माला समाजवादी पहनाती पार्टी हो? शून्य कौन होने कौन वाली है। औरत, ये कौन समझी उपचुनाव हुई में औरत लड़े, ऐसी पार्टी को इन्होंने वोट कहा कि देगी? हम 9 या की 9 कौन सीट सभ्य जीतेंगे, पुरुष 7 हम भारतीय जनता जीते, पार्टी 2 को वोट हम देगा? नहीं बताइए। जीते। जो पार्टी एक मिनट, बलात्कारियों को ठीक माला है। पहनाती हो, जिसका वीडियो वायरल हो, उसको कौन वोट देगा? बताइए। आप देंगे आप क्या? लोग बात आप करते चाहते हो, हैं कि आप आपके लोग घर में बात बहुत करते हो, एक भी जो एक बलात्कारी आपके संप्रदाय के भाजपा लिए के बात मिले? करते हो, एक संप्रदाय को धन गलत आवंटित बात करते हो। गलत आपको बात एक मत डर करिए। लगता है आपके कि नेता एक पकड़े पिछले गए थे संप्रदाय की बलात्कारी, वोट खिसक सबसे जाएगी। में अरे हमने कुंदन जी में आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, वीडियो अब वायरल है मिल्कीपुर में आपकी जवाब पार्टी देंगे। के विधायक का, जो बनारस में लड़की के साथ 3 भाजपाइयों ने मिलकर बलात्कार किया, उसको माला पहना रहे थे, बचा लिया आपके योगी सरकार ने उनको। तब कहाँ ऐसा थोड़ी होता है, ये सपा की सरकार नहीं, यहाँ कोई भी गलत करेगा, भारतीय चाहे जनता भाजपा पार्टी के का है लोग या थे, किसी तो पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का गलत ना का देश से इंजाम कोई गलत लेना होगा। देना है, आपने चीन को भारत की जमीन दे रखी है डोकलाम में, और खुद लेफ्टिनेंट जनरल आशीष सिंह ने कहा है, अरे हमने खुद घुस के भी आगे घर में घुस अफसर के ने कहा मारा, है कि आपने हमने दी घर गई में है घुस के और मारा, चाइना को उस बात जमीन को दी भूल गई है। रहे हो। पूरा आपने ये भाजपा अटैक से किया, आपने घर में घुस के पाकिस्तान को मारा। चलिए सर, हम मिल्कीपुर पर ही फोकस करते हैं ना। डोकलाम तक हम कहाँ जा रहे हैं? चीन तक अभी तक नहीं पहुंचना है सर। अभी चीन और डोकलाम की बात नहीं करनी है, अभी मिल्कीपुर तक ही रहते हैं ना सर। मिल्कीपुर तक ही रहते हैं, मिल्कीपुर की ही बात करते हैं, मिल्कीपुर तक ही रहते हैं। भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, भारत को बेच रहे हैं। जितना अंग्रेज 100 साल में नहीं लूट पाए, उतना 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भारत को लूट लिया है। जितना अंग्रेज 100 साल में नहीं लूट पाए थे, उतना 10 साल में भाजपा ने इस देश को लूट अरे लिया है। भाजपा ने नहीं आपने लूटा, देश की जमीन वो बाबर चाइना को चलिए बेच ठीक दी है। है। अतुल जी आशीष, सर प्लीज, अब राजेंद्र जी से सवाल ले लेती हूँ, राजेंद्र जी से सवाल ले लेती हूँ, अडानी के आपके लोग जाते हैं। राजेंद्र जी से सवाल ले लेती हूँ, उनसे जान लेती हूँ कि कितना आश्वस्त है वो सपा की जीत को लेकर। चलिए ठीक है, एक मिनट सर। अतुल जी, आशीष सर, बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सर आप दोनों से, थोड़ी देर के लिए सर धैर्य बनाए रखिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास लौटूंगी, आप दोनों को मौका दूंगी, वक्त दूंगी अपनी जवाब रखने का। सवाल आपसे भी होंगे। राजेंद्र जी से सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र जी, कितने आश्वस्त लग रहे हैं आप समाजवादी पार्टी को लेकर? एक मिनट सर प्लीज। जी आप पूर्वा जी, आप कितने आश्वस्त लग रहे हैं समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर? क्योंकि एक तरफ तो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अतुल जी, सर दूसरे को भी बोलने का मौका दे दीजिए। अतुल जी, बहुत मेजर आशीष जी, देखिए आप दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम। कोई सीधा आदमी अतीत पाला नहीं पाला, सर आप
दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिक्वेस्टिंग वे में मैं बोल रही हूँ सर, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। जवाब ले लूं मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट से भी। अपूर्वा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ढंग से। ठीक है राजेंद्र जी, आ रही है मेरी आवाज आप तक? जी कर नहीं सकता। चलिए ठीक है अतुल जी, आशीष जी, और जो ऐसी पार्टी का समर्थन करता हो सर अब थोड़ी देर चुप होना होगा सर, थोड़ी देर शांति बनाए रखनी होगी, थोड़ी देर शांति बनाए रखनी होगी सर। मिल्कीपुर तक रहते हैं ना, मिल्कीपुर की ही बात करते हैं ना, मिल्कीपुर तक रहते हैं। चाहे गोरखपुर से आता हो, गुजरात से आता हो, कहीं से आता हो, वो है उसकी घृणित मानसिकता का व्यक्ति। ठीक है सर, आशीष जी, अरे मुख्तार अंसारी कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? अतीक यादव, अतीक कौन था? भूल रहे हो क्या? सड़क पे खड़ा करो, पिता की मृत्यु हो जाए तो जलाने मत जाओ। अरे शर्म करनी चाहिए आपको। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, इनके नेताओं का चरित्र ये है, इनकी एक स्मृति आपका चरित्र मुझे ये बताइए, आपके अखिलेश यादव ने अपने पिता के जीते जी उनका नाम क्या माइक नहीं दी अपने पापा ने राष्ट्रध्यक्ष कुर्सी से हटा दिया था अपने पिता। चलिए सर ठीक है अतुल जी, आशीष जी, आपसी बातों में अगर आपकी हो गई हो तो हम आगे बढ़े। मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रध्यक्ष हटा दिया। पर्सनल कमेंट बाजी सर रहने दीजिए ना, मिल्कीपुर तक ही बात करते हैं ना, मिल्कीपुर को लेकर बात करते हैं, डेट फाइनल हुई है। आपका नेता अपने पिता की इज्जत नहीं कर सकता। आशीष जी, अतुल जी, अतुल जी अब शांत होना होगा सर, अब शांत होना होगा। आशीष जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो अब शांत होना होगा सर, प्लीज सर। अतुल जी, आशीष जी, अब शांत होना होगा, अब थोड़ी देर चुप रहना होगा सर। बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उत्तर प्रदेश में मुझे उनसे भी सवाल लेना है सर। मुझे अब आपकी ऑडियो डाउन करवानी पार्टी को बैन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल, वरना ये वो दीमक है आतंकवादी गतिविधि होगी वहाँ हम नाबूद करने का काम करेंगे। अंग्रेजों और पाकिस्तानियों को बेच देंगे इस देश को। ये वो लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधियां होंगी वहाँ हम नाबूद करने का काम करेंगे हमारी सरकार। अरे ये सब वो चलिए ठीक है सर, प्लीज अब सर आप शांत हो जाइए, अब सर आप शांत होना पड़ेगा। आशीष जी, अतुल जी, सर आप शांत होना पड़ेगा। राजेंद्र जी, कितने आश्वस्त हैं आप समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर? क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद विधानसभा चुनाव में इसी सीट से विधायक रहे 2012 से, और 2022 में भी एक अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती वो हो सकते हैं? देखिए अपूर्वा जी, पहले तो जो लोग ये बलात्कारियों का और इसका जो रोना रोते हैं, एक बात मेरी सुन लीजिए, जितने भी बीजेपी के नेताओं ने बलात्कार किए वो किस धर्म से आती थी? वो लड़कियां, वो बहन बेटियां, वो महिलाएं किस धर्म से आती थी? या रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली में प्रियंका गांधी जी का अपमान जिस तरीके से किया है, या आतिशी सिंह का अपमान किया है, तो रमेश बिधूड़ी हिंदू है या किसी और धर्म के हैं? और जिनका अपमान किया वो किस धर्म से हैं? ये लोग ये जो गा रहे हैं कि बलात्कारी वो किस धर्म की बहन बेटियों के साथ इन लोगों ने बलात्कार किया? जो बनारस में जो 3 लोगों ने, इनकी पार्टी के 3 लोगों ने बलात्कार किया, वो बेटी हिंदू थी, कोई और धर्म की थी। तो ये देखिए, बहन बेटी होती है, माँ बहन बेटी जो है वो बहन बेटी होती है, इसमें धर्म जाति से। लेकिन इनके नेताओं ने उन सबके साथ इस तरीके का जो है बलात्कार और इस तरीके की घटनाएं करने का दुस्साहस किया है। और अभी दिल्ली में जिन दोनों नेताओं का, आतिशी सिंह जी का और प्रियंका गांधी जी का, जिस तरीके से अपमान करने का काम किया है, तो वो किस जाति से आती है? और रह गई मिल्कीपुर की बात अपूर्वा जी, तो मिल्कीपुर 101% इनका गठबंधन जीतेगा। पूरा देश जानता है इनकी कथनी और करनी क्या है। ये आज जिस तरीके से हमारे महाकुंभ 12 साल में आता है, उसको भी बेचने का काम कर रहे हैं, उसको व्यापारिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और माननीय हमारे ईमानदार पत्रकार जी जो बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सारी चीजें उजागर कर सके खुद ही, समझे? जब राम जी ने किसको दंड दिया है, अभी फिर पता चल जाएगा
5 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो फिर पता चल जाएगा कि किसको दंड देने का काम रामचंद्र कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी इन्हें बेचने और व्यापार करने का उनके नाम पे काम किया है। अब हमारे महाकुंभ पे ये लोग व्यापार कर रहे हैं। बताइए 80-80 हजार 1-1 लाख की रोटी वहां बिक रही है। बताइए किराए पे दी जा रही है। ये व्यापार करने का कहाँ गरीब आदमी जा पाएगा? जो आदमी आंख लगाए बैठा रहता था 12 साल कि महाकुंभ आएगा, मैं महाकुंभ में जाके स्नान करूंगा, आप 1-1 लाख 20 हजार में जब वहां रुकने का व्यवस्था होगी तो वो बेचारा गरीब आदमी और वो आस्थावान और श्रद्धावान वहां कैसे जाएगा, वहां दर्शन कैसे करेगा, वहां कैसे स्नान करेगा? अरे ये लोग धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। ये पूरा भारत जान चुका है, समझे किस तरीके से ये सनातनियों को गुमराह करके उनका जो है भगवानों को बेचने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं सबसे पहले अतुल जी से, उसके बाद पंकज जी मैं आपका रुख करूंगी। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा अतुल जी। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है बीजेपी पर कि वहां पे देखा जा रहा है तो जो टेंट सिटी बनी है प्रयागराज में महाकुंभ को लेके, इतने महंगे महंगे उसके दाम है, कैसे गरीब आदमी वहां पर जाएगा? गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है वहां पे? ऐसा कुछ नहीं है पूर्वा जी, गरीबों के लिए व्यवस्था है, हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था है वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि 1.5 लाख का एक सुनने में गलत आ गया है, ये राजेंद्र जी के सुनने में गलत आ गया है 1.5 लाख। 1,20,000 का 1,20,000 के आप 5 स्टार में रहोगे तो करना पड़ेगा, 5 स्टार में 7 स्टार की सुविधा रहो तो करना पड़ेगा। आपने धर्म को बेच दिया, आप धर्म को बेचते हो, आप आरोप मत लगाया करिए भारतीय जनता पार्टी पर। आप तो राम जी को ही नहीं मानते वाले लोग हैं। धर्म बेच रहे हो, ये सनातनियों के नाम पे सनातनियों का धर्म बेच रहे हो। प्रभु श्री राम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब राजेंद्र जी आपको जवाब भी नहीं सुनना है। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप जिस तरीके से हमारे चलिए ठीक है ठीक है सर। को बेच रहे हो, जो आस्था थी 12 साल में तुम जाता किस तरीके से आप बेच रहे हो? अरबों रुपए का व्यापार आपने वहाँ साइड कर रखा है कि इतना व्यापार हमें करना है। धर्म को बेच दिया, हमारे बाप दादाओं का पूर्वजों का दिया हुआ धर्म आपने बेच दिया। ठीक है अतुल जी, राजेंद्र जी, अब ठीक है लौटूंगी मैं आपके पास। पंकज जी का रुख करती हूँ सर। अब 1 मिनट सर, 1 मिनट। पंकज जी, अगर बीजेपी की रणनीति की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 6 मंत्रियों की टीम तैनात कर दी गई है मिल्कीपुर में। 6 महीने पहले से तैयारियां वहां पर हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पे रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो क्या समाजवादी ओवर कॉन्फिडेंट है? क्योंकि अभी तक ना तो अखिलेश यादव एक भी बार मिल्कीपुर पहुंचे हैं, ना ही कोई बड़ा अन्य नेता समाजवादी पार्टी का मिल्कीपुर दौरे के लिए गया है। सिर्फ अवधेश प्रसाद पासी की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं, क्योंकि अब उनके बेटे ही प्रत्याशी हैं, तो वो तमाम चीजें देख रहे हैं। क्या ये इनफ है मिल्कीपुर के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, मान के चलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ ने उसको सीरियस तरीके से लिया, इसीलिए उन्होंने मिल्कीपुर की कमान संभाली है और वहां कमल वो खिला के रहेंगे। योगी आदित्यनाथ बड़ी कड़ी मेहनत करने वाले उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सुशासन का राज कायम किया है। और अभी बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, तो वो भूल गए कि 2 जून 1995 में उन्होंने बहन मायावती के साथ क्या किया था। जो दलितों की बाबा साहब अम्बेडकर पे आदर्श पे चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेता उनको बेइज्जत करने का काम किया और उनकी अस्मिता को बचाने का काम अगर जनार्दन द्विवेदी बीच में भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या असर होता है? उनके ऊपर जानलेवा हमला क्या या भूल गए क्या? आप क्या बात करेंगे? एनसीआरबी के आंकड़ों में बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में जान लीजिए, सर्वाधिक महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने का काम अगर किया तो महिला अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहां सवाल बनारस में वो सारे लोग जेल के अंदर और जितने भी लोग अपराध करते हैं कोई बच्चा नहीं जाता, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। जो भी अपराध करता है वो योगी आदित्यनाथ के एक मिनट आशीष
आशीष जी बोल लेने दीजिए ना, पहले उनको उनके जवाब तो सुन लीजिए आप। जिस तरह से अभी वहां पर मोइन खान और आलू खान ने जिस तरह से वो दलित लड़की के साथ 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, और नवाब सिंह यादव ने कन्नौज में जिस तरह का काम किया, वही लगाया करो, तुम उसी लायक हो, तुम उसी लायक हो, तुम ज्यादा लोग इस जगह पर बैठे हो। समाजवादी जब पार्टी तुम्हारे को बाबा भुगतना ने पूछा पड़ेगा। क्या हुआ तो समाजवादी मालूम पार्टी था तलवार पैदा हो गया। कॉन्फ्रेंस में है, लेकिन दलित समुदाय इस बात को जान चुका है कि उसका भारतीय जनता पार्टी के हाथों में संरक्षित और चलिए सुरक्षित ठीक है पंकज जी, अब एक फाइनल कमेंट, अब सर फाइनल कमेंट लेना है मुझे। चलिए ठीक है सर, पंकज जी, आशीष जी, फाइनल कमेंट सर आपसे ले रही हूँ अब। फर्जी का बयान मत दो, तुम क्या बोलोगे यार? तुम क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? चलिए सर ठीक है सर, फाइनल कमेंट आशीष जी, एक मिनट पंकज जी, आशीष जी, पंकज जी, आशीष जी, फाइनल कमेंट लेना है मुझे सर। भाजपा पता नहीं किस सेना में थे कि नहीं थे, क्या थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति हर व्यक्ति की आजादी होती है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप विचारों से सहमत है, लेकिन आप किसी पे ये नहीं कहेंगे हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप मान लीजिए आप पत्रकार है, निष्पक्ष होते हैं। अभी आपके लोग एंकर पे सवाल उठा रहे थे, तो आप लोग किस चीज के लोग हैं? आप लोग किस चीज के लोग हैं? चलिए ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट आपसे, फाइनल सर, बस हो गया सर, हो गया पंकज जी, हो गया, ठीक है आशीष जी, पंकज जी, अब सर देखिए, अब तू तड़ाक पे तो मत आ जाइए, तू तड़ाक पे मत आ जाइए सर, डिबेट है, एक हेल्दी डिस्कशन तक इसको रहने देते हैं ना, हेल्दी डिस्कशन रहने देते हैं। तू तड़ाक पे आके सर क्यों डिबेट की भी गरिमा खराब कर रहे हैं, और आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है पंकज, आशीष जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है सर, आपके मुंह से ये तमाम शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। आपने क्या हाल किया था मायावती जी का? उनको आपने मारने का कुछ प्रयास किया था। बनाओ जनार्दन जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो उन्होंने बीच में आकर उनको बचाने का काम किया, क्यों बात करते हैं? उसी का हंस रहे कि समाजवादी पार्टी का नाम नीचे जा रहा है, और मान के चलिए वन नेशन वन इलेक्शन जिस दिन पास हो गया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के देश के प्रतिष्ठे का निकाल लीजिए। चलिए ठीक है अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी बहस में। मेजर आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। राजेंद्र सागर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। पंकज रस्तोगी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, अब जो पूरी रणनीति है वो मिल्कीपुर को लेकर सेट की जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। सीधा मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में है। बात अगर बीजेपी की रणनीति की कर ली जाए तो 6 मंत्रियों की टीम साहब वहां पर खड़ा कर दी गई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां की कमान संभाल ली है और 6 महीने से वो वहां पे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। बात अब समाजवादी पार्टी की रणनीति की कर ली जाए तो वहां पर सिर्फ अवधेश प्रसाद पासी ही खड़े हैं अपने बेटे के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्रत्याशी उनके बेटे हैं तो तमाम चीजों को देखना उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अभी तक ना ही एक बार अखिलेश यादव वहां पर गए हैं दौरे करने के लिए, ना वहां पर एक भी बार वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए गए हैं, ना ही उनकी पार्टी का कोई अन्य बड़ा नेता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से समाजवादी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है, उसको ये लगने लगा है कि अयोध्या ने बीजेपी को हरा दिया, क्योंकि ये नैरेटिव उसी समय सेट था और अभी तक समाजवादी पार्टी उसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रही है। अब बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि इस नैरेटिव को खत्म करना, और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में कमान ले ली है। और जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान भी जुड़े थे, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का कोई पीडीएफ फैक्टर काम नहीं करने वाला है, कोई नैरेटिव काम नहीं करने वाला है, क्योंकि कमान इस बार योगी आदित्यनाथ के हाथ में है और इस बार मिल्कीपुर में कमल का फूल खिल के रहेगा। अब कमल का फूल खिलता है या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती है, नतीजा 8 फरवरी को हमारे सामने होगा। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।